एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री फॉर सीटेट। ओके, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है कब कहाँ और कैसे। ये NCERT बेस्ड है, शॉर्ट नोट्स। तो मैं आपको जो समझाऊँ वो आप याद कर लेना, बस उसी से काम चल जाएगा। तो शुरू करते हैं। कब कहाँ और कैसे, व्हेन वेयर हाउ। ठीक है, क्या होता है? किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। यहाँ अतीत से तात्पर्य उस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता से है। संस्कृति के अंतर्गत मानव के समस्त क्रियाकलाप आते हैं तथा सभ्यता के अंतर्गत उसके भौतिक पहलुओं पर जोर दिया जाता है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इतिहास में तिथियों को लिखने की पद्धति। वर्तमान में वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसाई मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व ईसा मसीह के जन्म के पहले सभी तिथियां बिफोर क्राइस्ट यानी ईस्वी पूर्व तथा ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियां एनो डोमिनी यानी ईस्वी के रूप में जानी जाती है। कभी कभी एडी की जगह कॉमन एरा CE तथा BC की जगह बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग होता है। क्लियर है? भारतीय इतिहास के स्रोत। अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुरातात्विक स्रोत सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत तथा विदेशी यात्रियों के विवरण का अध्ययन किया जाता है। अतीत के अध्ययन करने वाले इतिहासकार कहलाते हैं। भारतीय इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने वाले पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में अभिलेख, अवशेष, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला एवं प्राचीनतम सिक्के हैं। हमें भारतीय इतिहास की जानकारी निम्न स्रोतों से प्राप्त होती है, जिनमें सिक्के प्रमुख हैं। सिक्कों से हमें भारत की इतिहास की जानकारी के बारे में पता चलता है। अब चलो हम जानते हैं ये अभिलेख क्या होते हैं, इनको एक एक करके समझते हैं। अभिलेख, अवशेष, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि जानते हैं। अभी ये होते क्या है, पहले देखेंगे। अभिलेख इतिहास लेखन के विश्वसनीय स्रोत उत्कीर्ण अभिलेख हैं। उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। ये प्रमुख रूप से सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसे की प्लेट, पत्थर के खंभे मंदिरों की दीवार पर उकेरे जाते हैं। ये किस पे अभिलेख किस पे लिखे जाते हैं? सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसे की प्लेट, पत्थर के खंभे मंदिरों की दीवार पर उकेरे जाते हैं। इस तरह के अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं: राजकीय, आधिकारिक एवं निजी। राजकीय भारत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ने में सफलता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सचिव जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। ठीक है, पहली बार किसको प्राप्त हुई? ब्राह्मी और खरोष्टी की लिपि किसने पढ़ी? ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ने में सफलता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सचिव कौन? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, उनको प्राप्त हुई सफलता। अब सिक्के देखते हैं। सिक्के क्या होते हैं? कॉइन्स। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक मुद्राशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, अभिलेखों के बाद सिक्कों को भी भारतीय इतिहास के पुनः निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के अधिकांशतः चांदी के, जो पहले के सिक्के होते थे वो किसके होते थे? चांदी के सिक्के होते थे। ठीक है, देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक या हिंदू यवन शासकों को जाता है। इन सिक्कों के द्वारा ही हमें भारतीय यूनानी शासकों का पता चला है, जिन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम के एक छोटे से क्षेत्र पर शासन किया था। ठीक है, अब देखते हैं पुरातात्विक स्मारक। ये क्या होते हैं? इसके अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ आदि आते हैं। इस पुरातात्विक स्मारक में क्या क्या आते हैं? प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ ये आते हैं। इनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। किस का बोध होता है? सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों का, कि समाज में क्या क्या चल रहा था, कैसी सामाजिक स्थिति थी, धार्मिक की क्या क्या धर्म थे, धार्मिक में मतलब क्या क्या कोई रीति रिवाज थे, ये इन चीज़ों का पता चलता है। आर्थिक रूप से वो समाज कैसा था, इनके बारे में पता चलता है। पुरातात्विक स्मारक के बारे में पुरानी इमारतों को देख के, मंदिर, मूर्तियों इनसे। ठीक है, हड़प्पा पूर्व काल की सभ्यता की खोज का श्रेय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 के संस्थापक सर विलियम जेम्स को जाता है। इसी प्रकार हड़प्पा पूर्व सभ्यता की संस्कृति संबंधी तथ्यों को खोज निकालने का श्रेय सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। ठीक है, इन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। आया समझ में कुछ? साहित्यिक स्रोत देखते हैं। साहित्यिक स्रोत होते क्या हैं? भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत में धार्मिक एवं धर्मेतर
धर्मांतर स्रोत को शामिल किया जाता है। धार्मिक एवं धर्मांतर, इसमें क्या क्या साहित्यिक स्रोत में, इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक एवं धर्मांतर स्रोत को शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ पांडुलिपियाँ भी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाती हैं। ठीक है, जो ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखी जाती है। ताड़ ये होता है एक वृक्ष, एक पेड़ होता है, इसके पत्तों पर लिखी जाती है। ठीक है, और भोजपत्रों यानी मतलब ये भी एक पेड़ होता है, उस पर लिखी जाती है। ये अपने इधर नहीं मिलते। प्राचीन भारतीय इतिहास के धार्मिक स्रोतों के रूप में वैदिक साहित्य, पुराण, महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत, उपनिषद, जैन धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, दीपवंश, महावंश आते हैं। जबकि धर्मेंतर स्रोत के रूप में गार्गी संहिता, पाणिनि का व्याकरण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, मुद्राक्षर, विशाखादत्त, कालिदास का मालविकी मित्रम, बाणभट्ट का हर्षचरित, कल्हण की राजतरंगिणी तथा न्याय चंद्र का हमीर काव्य आता है। ये देखो, आप थोड़ा सा पढ़ लेना। अब देखते हैं विदेशों के विवरण। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत सी जानकारी विदेशों के विवरण से प्राप्त होती है। इन विदेशों में यूनानी, चीन, अरबी, फारसी आदि लेखक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यूनानी रोमन लेखकों जिनके विवरण से हमें प्राचीन भारत का इतिहास पता चलता है, जिनमें प्रमुख टेलियस, मेगास्थनीज जो पहली बार भारत में आए थे। ये है मेगास्थनीज, नहीं ये तो मेगास्थनीज नहीं है, तो क्या है, मेरे तो याद नहीं आ रहा, सॉरी। टालमी, प्लिनी आदि तथा चीनी लेखकों में फहाना, हेंगसोंग, इत्सिंग आदि प्रमुख है। अरबी लेखकों में अल्बरूनी प्रमुख है। सॉरी, थोड़े प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही है, आप समझ जाना। अल्बरूनी प्रमुख है, जिनके विवरण तहकीक हिंद या किताबुल हिंद में मध्यकालीन भारत के धर्म, समाज, रीति रिवाज आदि का पता चलता है। इतिहास, अब चलो देखते हैं। ये तो हमारे हो गई प्राचीन भारत के स्रोत क्या क्या थे। ठीक है, अब देखते हैं इतिहास काल का विभाजन देखते हैं। इतिहास काल का विभाजन 1851 ईस्वी में स्कॉटलैंड के दार्शनिक जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश तीन कालखंडों में विभाजित किया था। किन में? हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। ठीक है, इन 3 कालखंडों में विभाजित किया था। किसने? जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक में, जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व यहाँ केवल हिंदू एवं मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था, परंतु वास्तव में विभाजन का यह आधार गलत था, क्योंकि हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में भी हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य गैर हिंदी जैसे बौद्ध, जैन आदि धर्म एवं परंपराओं का भी सम्मान किया जाता था। उसी प्रकार मध्यकाल के इस्लाम शासन के दौरान भी हिंदुओं को भी जीवन जीने का अधिकार था। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि जैसे महान संत मध्यकाल में ही हुए। जेम्स मिल के विभाजन को त्रुटिपूर्ण पाए जाने के कारण पश्चिम के इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभाजित किया है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, समानता, आधुनिक काल को, याद रखना, पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, समानता जैसे आधुनिक मूल्यों के रूप में जाना जाता है। उनका मानना है कि ब्रिटिश जब भारत आए तभी से आधुनिक संकल्पना भारत में आई, इसलिए इन्होंने इस काल को आधुनिक तथा इसके पूर्व के काल को प्राचीन एवं मध्यकाल के नाम से जाना है। अब हम देखते हैं औपनिवेशिक भारत के बारे में जानने के लिए स्रोत क्या क्या है। औपनिवेशिक भारत के लगभग 250 पूर्व के इतिहास को जानने के लिए प्रमुख साधन निम्नलिखित है। सर्वेक्षण, इसमें क्या है? सर्वेक्षण है, आधिकारिक अभिलेखों से ज्ञात इतिहास है, समाचार पत्र एवं साहित्य है। तो सर्वेक्षण देखते हैं क्या होता है। अंग्रेजों का यह मानना था कि किसी भी देश के प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से प्रचलित करने के लिए वहाँ का सर्वेक्षण करना अति आवश्यक है, यानी वहाँ जाके किसी चीज़ को देखना, उसके बारे में पता लगाना। ये 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों ने संपूर्ण देश के मानचित्र निर्माण का कार्य आरंभ किया। साथ ही गांव एवं अन्य क्षेत्रों के लिए राजस्व संगठित सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत भू आकृतिक अध्ययन, मुद्रा की गुणवत्ता का अध्ययन, पेड़ पौधों एवं जीव जंतु, स्थानीय इतिहास, फसल प्रतिरूपण आदि का अध्ययन आरंभ किया। इसके अलावा अंग्रेजों ने भारत में बोटेनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, पुरातात्विक सर्वेक्षण, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे आदि पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, ये तो हो गया सर्वेक्षण। आधिकारिक अभिलेखों से ज्ञात इतिहास। ब्रिटिश काल के इतिहास को जानने व समझने में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लिखे गए दस्तावेज महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में ब्रिटिश शासक अपने सभी आधिकारिक प्रतिलेखों, रिकॉर्ड को लिखित रूप में रखा करते थे। उनका यह मानना था कि किसी भी दस्तावेज को लिखित रूप में रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो लिखित रूप देने से वो हो जाता है स्थायी। ठीक है, ये तो हो
अब आगे देखते हैं। उन्होंने अपने सभी निर्णयों, समझौतों, अन्वेषणों को सुरक्षित रूप में रखा, लिखित रूप देके उनकी फाइलें बनाकर उनको अभिलेख लिखकर उनको सुरक्षित रूप रखा, जो इतिहासकारों के लिए एक प्रमुख साधन है। इतिहास की जानकारी के लिए वो लिखित रूप में लिखे गए रिकॉर्ड बहुत ही सहायक है और बहुत ही अच्छा साधन है, क्योंकि इससे हमें इतिहास की जानकारी होती है। परंतु इसके द्वारा लिखे गए दस्तावेजों में पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण की झलक मिलती है। साथ ही इन दस्तावेजों से जन सामान्य के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि वो अंग्रेजों द्वारा लिखे गए थे तो वो अपने बारे में ही लिखेंगे, वो जन सामान्य की स्थिति के बारे में नहीं लिखते थे, क्योंकि वो उन पर अत्याचार करते थे। ठीक है, तो वो अपना ही लेखा जोखा लिखते थे कि हाँ हमने वहाँ जीता, वो क्षेत्र जीता, लड़ाई की, वहाँ पे अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, फलाना ढिमकाना। ठीक है, अभिलेखागार उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। समाचार पत्र एवं साहित्य, थोड़ा सा बचा है बस। मुद्रण के आविष्कार के बाद समाचार पत्र एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत आने लगा। मुद्रण के आविष्कार के बाद। ठीक है, समाचार पत्र, बहुत सारे समाचार पत्र लोगों के बीच वर्नाकुलर माध्यम के द्वारा चर्चित होने लगे। समाचार पत्रों में सामान्य जीवन तथा संस्कृति को भलीभांति उकेरा गया। इसके साथ साथ साहित्य के अन्य प्रचलित साधनों जैसे उपन्यास व धार्मिक उपबंध भी हमें उस समय की वृहद जानकारियाँ देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट, कब, कहाँ और कैसे। आई होप कि आप सबको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस वीडियो पे प्यार देते हैं तो फिर हम और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे इजी वे में। ये थोड़ा सा इजी सोर्स था, तो आप शॉर्ट नोट्स के जरिए मैंने आपको पढ़ाया है। आपको समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।